Once again you are welcome beta. Today we will continue our chapter number 5th of history, that is when people rebel 1857 and after, right? जब लोगों ने एक क्रांति का बिगुल बजाया, वो बात है 1857 और उसके बाद की। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात की थी कि कैसे बैरकपुर के अंदर एक यंग सोल्जर मंगल पांडे, जिसके ऊपर पिक्चर भी बनी है, शायद आपने देखी हो, नहीं देखी है तो आप देखिएगा, कैसे अ यंग सोल्जर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी मंगल पांडे हैज किल्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश इंडिया के कंपनी को अल्टीमेटली, एंड ही वाज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी। ठीक है ना, जो भी उनका नियम कानून है उसके तहत उनको फांसी की सजा दी गई। लेटर ऑन ये जो रिवोल्ट था स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। ठीक है ना, चाहे बात करें मेरठ की, कानपुर की, दिल्ली की, सभी बड़े शहरों में। और ये विद्रोह सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा, ये रिवोल्ट, इट वाज नॉट द रिवोल्ट ऑफ ओनली द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ठीक है ना, ब्रिटिश सेना के अंदर जो इंडियन सोल्जर्स जो उसमें सर्विस कर रहे थे, ये उनका ही विद्रोह नहीं था। इस विद्रोह के अंदर जो पुराने रूलर्स थे, जिनका शासन छीना जा चुका था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है ना, चिफ्टियंस, जमींदार, सब लोग शामिल थे, ग्रामीण, सब लोग इस विद्रोह में शामिल होते गए। यानी कि जिस विद्रोह की शुरुआत आप कह सकते हो मार्च 1857 में हुई, उसके अंदर देश के अंदर एक ये कह सकते हो कि इट वाज द फर्स्ट मोमेंट फॉर द फ्रीडम। इस विद्रोह के पीछे हर लोगों के लिए कारण अलग अलग हो सकते थे, लेकिन सबका दुश्मन एक था, वो था ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स का शासन करने का तरीका, तो पूरी ताकत 1857 एंड ऑनवर्ड्स सभी ने अंग्रेजों के खिलाफ इस युद्ध को लड़ा। हम बात करते हैं फिर उसके बाद में कैसे ब्रिटिश के अगेंस्ट में यहाँ मेरठ की बात करते हैं। ठीक है ना, मेरठ के अंदर एक ड्रिल करने के लिए उनको कहा जाता है, और जो कैटरिज है उसमें फैट्स होती है काऊ की और पीक की, जो हिंदू धर्म में इसको चर्बी वाले कारतूस के नाम से आपने काफी सुना होगा। हिंदू धर्म में इसको अपने धर्म के खिलाफ मानते हैं। और इसके बाद में उन्होंने ड्रिल करने से मना कर दिया और 80 सोल्जर्स को उन्होंने जेल की सजा सुना दी 10 साल। फिर दूसरे उनके साथी उनको जबरदस्ती जाके जेल से रिहा कराते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेरठ की। और ये लोग फिर अल्टीमेटली दे मूव फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। ठीक है ना, मई 9 की बात है, मई 9 1857। और उसके तुरंत बाद में 10 तारीख को 11 तारीख को 1857 मई में ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली में और जो दूसरी रेजिमेंट है वो भी इसी तरह से विद्रोह करने के लिए तैयार खड़ी होती हैं, और अपने आप में ब्रिटिश के काफ़ी ऑफिसर्स को इनके द्वारा मारा जाता है। अल्टीमेटली ये बहादुर शाह जफर से मिलते हैं। बहादुर शाह जफर आप कह सकते हो कि एक लास्ट मुगल शासक थे जिनका भारत के अंदर भारत के बहुत सारे हिस्से के अंदर उनका अपना कब्जा था, और छोटे मोटे राजा उनकी सजरेनिटी में, उनके आधिपत्य में अपना अपना शासन कर रहे थे। ब्रिटिश के खिलाफ बहादुर शाह जफर भी पंगा लेना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि सोल्जर्स हैं वो एकदम एडमांट हो गए कि नहीं, आप इस मूवमेंट को, इस क्रांति को, इस विद्रोह को आप लेड करोगे। तो अल्टीमेटली उन्होंने बूढ़े थे बेचारे, एंड ही एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ द सोल्जर्स। ठीक है ना, और ये फिर विद्रोह एक अपने आप में एक नया रूप ले लेता है जब बहादुर शाह जफर का नेतृत्व इनको मिल जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कैसे ये विद्रोह, आज के टॉपिक के बारे में बात करें, हाउ दिस स्प्रेड्स टू द अदर पार्ट ऑफ द
कंट्री द रिपेल स्प्रेड्स, किस तरह से ये विद्रोह दूसरे हिस्सों में, दूसरे स्टेट्स के अंदर में फैला। द रूलर्स ऑफ द स्टेट इट एन अपॉर्चुनिटी टू सेट। अब जो जितने भी रूलर्स थे जो स्टेट के अंदर में, छोटे मोटे मैं बात कर रहा हूं शासकों की, उन्होंने सोचा कि ये तो अभी विद्रोह हो ही चुका है एंड दिस इज द टाइम वेयर वी कैन सेटल आवर स्कोर्स, यानी कि जिन जिन के साथ में जो ज्यादतियां की थी अंग्रेजों ने, उसके खिलाफ वो सभी खड़े हो गए और सब एक किस्म से उनका पर्पस ये था कि भाई अपनी लॉस्ट खोई हुई जो राज्य सत्ता है उसको वापस ले लें, ठीक है ना। तो उनका प्राइमरी क्या था, कंपनी रोज रिवोल्ट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द सेल्फिश एम ऑफ रिगेनिंग द टेरिटरी फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। जितने भी विद्रोह हुए उनका प्राइमरी पर्पस वाज टू, भाई किस तरह से आप अपने दोबारा से अपने शासन को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बेटा आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हाउ दी रिवोल्ट स्प्रेड्स इन अदर टेरिटरीज एज वेल, ठीक है ना। बैरकपुर से जिसकी स्टार्टिंग हुई, फिर मेरठ, कानपुर, दिल्ली और दूसरे स्टेट्स के अंदर में कैसे ये विद्रोह फैलता गया, राइट। एंड उसके बाद में हम बात करेंगे किस तरह से इस विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए व्हाट द स्टेप्स द कंपनी टेक्स टू कंट्रोल दिस रिवोल्ट, ठीक है ना। कंपनी क्या क्या स्टेप्स लेती हैं इसको। अल्टीमेटली 1857 मार्च और अप्रैल मार्च में जो शुरू हुआ विद्रोह, 1859 के अंत तक इसके ऊपर पूरा अपना विजय प्राप्त कर लेती है। ये बात अलग है कि कंपनी नीड एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट और उसको ज़्यादा सेना की जरूरत थी एंड इट वॉज डिमांडेड फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड से सेना मिली उनको और उसके बाद वो इस विद्रोह को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो। बट इससे कंपनी ने बहुत ब्रिटेन की जो क्राउन है, ब्रिटेन की सरकार ने बहुत कुछ सीखा कि अभी ज़्यादा दिन तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देश के अंदर डायरेक्टली, इंडिया के अंदर डायरेक्टली शासन करने का परिणाम अच्छा नहीं होने वाला। एंड द कंपनी हैज टेकन द, यू कैन से द रूल इटसेल्फ, ठीक है ना। ब्रिटेन ने ये पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया, ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। वहाँ से ब्रिटेन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर को रेस्पॉन्सिबल बनाया गया और उसके लिए एक इंडिया की काउंसिल रखी गई, वो उसको सलाह देती थी और वो आगे का शासन चलाते हैं। तो हम 2-3 बातें करेंगे किस तरह से कंपनी इसको फाइट करती है और उसके बाद में क्या होता है। 1859 के बाद में ब्रिटिश पूरा जब रिगेन कर लेती है, कंट्रोल पूरा कर लेती है इंडिया के ऊपर, रिबेल्स के ऊपर, पार्लियामेंट क्या करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरा का पूरा खत्म कर देती है, राइट। और ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज क्रिएटेड, एक नया एक पोस्ट क्रिएट किया गया, ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। और ये जो सेक्रेटरी है ब्रिटिश के कैबिनेट का मिनिस्टर रहा है। अब ये द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज गिवन टू हिम टू कंट्रोल ओवर द रूल ओवर द इंडिया, ठीक है ना, विच वाज टू बी एडवाइज बाय द इंडियन काउंसिल। और इसके एडवाइज करने के लिए इसके लिए एक इंडिया की काउंसिल बनाई गई। दिस दस द गवर्नमेंट टुक रेस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली, कहने का मतलब शासन के ऊपर अब ब्रिटेन का डायरेक्ट शासन हो गया। तो इसी को हम पहले इसको करते हैं कि हाउ द कंपनी फाइट बैक्स, ठीक है ना, वो तो हो ही गया। चलो ठीक है, ऊपर से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि मेरठ के बाद में रिबेल कैसे दूसरे पार्ट में फैलता है। काफ़ी इंटरेस्टेड है इसलिए मैंने सोचा कि चलो पीछे से ले लेते हैं। तो ब्रिटिश जैसे ही दिल्ली की तरफ से निकलते हैं उनको कोई ऐसा अपराइजिंग देखने को नहीं मिलता है, कोई विद्रोह जैसा नहीं मिलता है, क्योंकि किसी भी विद्रोह को की खबर को फैलने में टाइम लगता है, इसलिए कहीं पर उनको ऐसा कुछ लगा नहीं। लेकिन जैसे ही रेजिमेंट देन म्यूटनी जैसे ही बढ़ती जाती है, विद्रोह बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे खबर फैलती जा रही है, ठीक है ना। रेजिमेंट के बाद में एक रेजिमेंट का मतलब आर्मी की सेना,
तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स थे, वो एक के बाद एक टुकड़ी, जो सेना की टुकड़ी है, वो अपने आप में विद्रोह का एक पार्ट बनती जा रही है और वो आपस में दिल्ली, कानपुर, लखनऊ के अंदर इनका विद्रोह जारी रहता है। और फिर ये सिर्फ खाली दैट वाज नॉट द रिवॉल्यूशन ऑफ द रेजिमेंट इंडियन सोल्जर्स, इसके अंदर पीपल ऑफ द टाउन इन द विलेजेस आल्सो रोज अप इन रिबेलियन, ठीक है ना, गांव के लोग और शहरों के लोग भी इसमें शामिल हुए और बहुत सारे लीडर्स इसको लीड किया, चाहे जमींदार की बात करें, चेत की बात करें, who were prepared to establish their authority and fight the Britishers, जो अपनी अथॉरिटी, जैसे ये रिवोल्ट सक्सेस हो जाता है तो उनका लगता था कि अब हमको शासन करने का मौका मिलेगा। अभी तक तो ब्रिटिशर्स नहीं करने दे रहे थे, तो अल्टीमेटली दे हैव डिसाइडेड कि भाई अगर हम रिवोल्ट को अब लीड करेंगे, नेतृत्व करेंगे, तो हमको अपनी खोई हुई राजसत्ता फिर वापस से मिल जाएगी। तो इन्हीं के अंदर में नाना साहेब का अडॉप्टेड जो सन था पेशवा बाजीराव, जिसको कि ब्रिटिशर्स ने एक अडॉप्टेड सन को उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया था, अब वो भी कानपुर के अंदर अपनी फोर्सेस के साथ में विद्रोह करते हैं और वहाँ से जो कानपुर के अंदर जो ब्रिटिशर्स की सेना का एक गैरिजन होता है उसको वो वहाँ से निकालने में सक्सेस हो जाते हैं और वो पेशवा अपने आप को फिर दोबारा से घोषित कर देते हैं पेशवा, ठीक है ना, कि भाई अब मैं पेशवा हूँ। एंड ही डिक्लेयर्ड ही वाज द गवर्नर अंडर द एम्पायर ऑफ द बहादुर शाह। बहादुर शाह ने तो जैसे तैसे अब मजबूरी में सही शासन की बागडोर संभाल ही ली है, ठीक है ना, वो ताकत, ब्रिटिश की ताकत से मुकाबला नहीं करना चाहते थे, बट द इंडियन सोल्जर्स फोर्स्ड हिम, उसको मजबूर कर दिया और वो उसको संभाल लेते हैं जिम्मेवारी को। और जो बाकी जो स्टेट्स हैं वो बोलते हैं कि भाई इनके आधिपत्य में मेन राजा कौन रहेंगे, बहादुर शाह रहेगा देश का, और इनके अंडर में हम छोटे छोटे राजा रहेंगे। तो द गवर्नर ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज द गवर्नर, ही मीन्स वहाँ पर पेशवा बाजीराव बोलते हैं कि मैं गवर्नर हूँ और मैं किसके अंदर में, हमारा एम्परर है बहादुर शाह जफर। लखनऊ के अंदर ऐसे ही ब्रिजेश कादिर हैं, वो कि वाजिद अली शाह के बेटे थे, ठीक है ना, किसके, लखनऊ में वाजिद अली शाह का कंट्रोल हुआ करता था किसी पीरियड में। तो अब उनके बेटे हैं ब्रिजेश कादिर, वो ही क्लेम्ड द न्यू नवाब, वो अपने आप को नवाब घोषित कर देते हैं। अब पुराने जो है ना, जिनको शासन की लालसा थी, अल्टीमेटली वन एंड आफ्टर दे स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देयर सेल्फ नवाब और रूलर, जो भी कहें आप, चिफ्टेंस। ही टू एक्नॉलेज द सजरेनिटी ऑफ द बहादुर शाह। अब उन्होंने भी बहादुर शाह को एम्पायर मान लिया, ठीक है ना, सब मानेंगे अभी बहादुर शाह को, उनको लग रहा है कि बहादुर शाह के नेतृत्व में ही हम अंग्रेजों से मुकाबला कर सकते हैं। फिर हिज मदर बेगम हजरत महल टुक द एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। उनकी इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो लखनऊ में बेगम हजरत महल के नाम से रोड भी बने हुए हैं और ये कारण है कि मतलब उन्होंने भी अपराइजिंग के अंदर ही सी टुक एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, ठीक है ना, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और इसी के कारण काफ़ी उनको बहादुर माना गया। और रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात करें तो उन्होंने भी जो रिबेल विद्रोही सिपाही थे उनको ज्वाइन कर लिया। अल्टीमेटली ब्रिटिश सर से वो लड़ती हैं अलॉन्ग विद द ताता टोपे, जनरल नाना साहिब, ताता टोपे उनके साथ होते हैं और जनरल नाना साहिब उनके साथ में ये ब्रिटिशर्स से लड़ाई करते हैं। और इसके बाद वाले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे इनकी सभी की जो आज जैसे आज विद्रोह जीत की तरफ बढ़ रहा है तो सभी विद्रोह में शामिल हो रहे हैं और ऐसा वक्त भी आने वाला है जब विद्रोह से सब लोग, जब ब्रिटिश रीइंफोर्स करेंगे अपनी सेना के अंदर और सैनिक को बढ़ाएंगे इंग्लैंड से लाके, तो ये सभी एक के बाद एक मारे जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारे लिए तो काफ़ी दुखद बातें हैं लेकिन इतिहास का पार्ट है, हम तो आपको बताएंगे, आपको जानना चाहिए। तो जनरल नाना साहेब, ताता टोपे द जनरल ऑफ द नाना साहेब, वो भी लड़ते हैं। मांडला के अंदर मध्य प्रदेश में एक रानी अवंतीबाई लोधी हैं, उन्होंने भी काफ़ी अपनी आर्मी को लीड किया 4000 के लगभग और टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर स्टेट।
रानी अवंतीबाई, ठीक है ना, वो भी काफ़ी बहादुरी के साथ में लड़ती है। द ब्रिटिशर्स वर ग्रेटली आउट नंबर्ड बाई द रिबेल फोर्सेस। जो रिबेल की फोर्सेस है, विद्रोही सेना के सामने अब ब्रिटिशर्स कम पड़ते जा रहे थे और वो एक के बाद एक युद्ध में हारते जा रहे थे। अब इससे लगने लगा द रूल ऑफ द ब्रिटिश हैड कोलैप्स फॉर द गुड एंड गेव देम द कॉन्फिडेंस टू टेक लॉन्ग प्लान्स एंड जॉइन द रिबेल। अब उनको लगने लगा कि ये ब्रिटिशर्स हारने वाले हैं, ठीक है ना, और हम इसमें जीत हासिल होने वाली है। A situation of the widespread popular rebellion developed the region of the अवध in particular। तो जिस तरह की सिचुएशन बनती जा रही थी, पॉपुलर ये विद्रोह खड़ा होता जा रहा था, तो ये अवध के अंदर अपने आप में और काफ़ी, क्योंकि अवध के नवाब का शासन छीन लिया था, याद रख लेना आप, ठीक है ना, याद है आपको। तो अब वहाँ पर अवध में काफ़ी फैलता है और 6 अगस्त 1857 को उनको एक टेलीग्राम के बारे में पता लगता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर जो उनके कमांडर होते हैं, ब्रिटिशर्स ने जो भी आपके कस्टमरी प्रैक्टिसेस चल रहे थे उनको भी इन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार, गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स। और जमींदार है, उनकी प्रॉपर्टी है, उसकी सिक्योरिटी के लिए उनको अधिकार दिए गए, उनके ज़मीन के ऊपर उनके अधिकार दिए गए। और तो यह न्यू फेज एक हिस्ट्री में शुरू हो गया 1857 के बाद में, जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ख़त्म हो जाता है और उसके बाद में एक नया शासन जो क्राउन के डायरेक्टली अंडर में है वो देश में शासन करने लगता है। तो ये तो था अपना चैप्टर नंबर 5 ऑफ द हिस्ट्री। मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट चैप्टर है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स इन द फैक्ट्री। चैप्टर नंबर 6 को हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर को का एक टेलीग्राम सबके सामने आ जाता है पब्लिक डोमेन में, और वो हाउ ही एक्सप्रेस द फियर ऑफ द म्यूटिनी, ये पता लगता है कि यानी कि ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो भी इस विद्रोह से डरते जा रहे हैं। अब नए नए लीडर्स आते हैं, चाहे अहमद शाह मौलवी फैजाबाद में हैं, और ये सब धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि हाउ द कंपनी फाइट। अब कंपनी कैसे अब रीगेन करती है कंट्रोल को, कैसे मुकाबला करती है। अब कंपनी ने सोचा कि भाई रीइंफोर्समेंट की आवश्यकता है, उनको इंग्लैंड से दोबारा से सेना मिलती है और न्यू लॉज बनाए जाते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा सुनाई जा सके, और जल्दी से ये जो रीइंफोर्समेंट मिल गया इनको, अब ब्रिटिशर्स को इंग्लैंड से सेना आ गई। तो अब इन्होंने एक के बाद एक, जहाँ पर रिवोल्ट ज़्यादा था, रिवोल्ट का सेंटर थे जो पीक पे थे, वहाँ पर अपना कंट्रोल करना शुरू किया। तो लास्ट मुगल एम्परर दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड, दिल्ली को फिर दोबारा से इन्होंने अपने आधिपत्य में ले लिया अंग्रेजों ने, ठीक है ना। 1857 में सितंबर की बात है। बहादुर शाह को भी फिर अब उनके हाथ में आ गया। बहादुर शाह को उन्होंने क्या किया, जेल में डाल दिया, उनको कोर्ट में कन्विक्ट किया और उनकी वाइफ को तो रंगून की जेल में भेज दिया। बहादुर शाह जफर रंगून की जेल के अंदर ही मारे जाते हैं 1862 के अंदर, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बहादुर शाह जफर का तो इस तरह से एक कह सकते हो कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन दैट द रिबेलियन डाउड आउट आफ्टर दैट। ऐसा नहीं है कि दिल्ली को कैप्चर कर लेना कि विद्रोह खत्म हो गया, ऐसा नहीं था। पीपल कंटिन्यू टू रेसिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश। लगातार लोग अभी भी बैटल कर रहे थे दूसरे पार्ट में, और ब्रिटिशर्स हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस मैसिव फोर्सेस ऑफ द पॉपुलर रिवोल्ट। ब्रिटिशर्स को इस बड़े आंदोलन को कंट्रोल करने में 2 साल का वक्त लगा लगभग। लखनऊ को 1858 मार्च में वापस ले लिया जाता है, ठीक है ना। लखनऊ को कब कंट्रोल करते हैं? मार्च 1858 में लखनऊ को रीगेन कर लेती है कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। रानी लक्ष्मीबाई डिफीटेड इन जून के अंदर 1858 में रानी लक्ष्मीबाई। मार्च में लखनऊ कंट्रोल,
जून में रानी लक्ष्मीबाई का डिफीट हो जाता है और अवंती बाई उनका भी यही हाल होता है। इनिशियल वो विक्ट्री लेती है लेकिन आखिर में वो अपने आप मौत को गले लगा लेती है। जब चारों तरफ से रानी अवंती बाई को ब्रिटिश के सैनिक घेर लेते हैं तो वो खुद अपने आप मौत को गले लगा देती है। ताता टोपे एस्केप द जंगल ऑफ सेंट्रल इंडिया। और ताता टोपे काफ़ी चालाक थे, वो जंगलों में निकल जाते हैं और वहाँ से गुरिल्ला युद्ध लड़ते हैं, ठीक है ना। ट्राइबल पीपल है, ट्राइबल लीडर है, उनके साथ में मिलके गुरिल्ला युद्ध का मतलब छुप के वार करना, जंगलों में छुप जाना, फिर वार कर देना, फिर छुप जाना। तो ये सारी विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश है, जो विक्ट्रियाँ थी जिन ब्रिटिश के अगेंस्ट में, जिनसे यह आंदोलन ने टूल पकड़ा था, अब ये जो डिफीट होने लगी है इससे ये आंदोलन भी अपने आप में एक डिजर्शन दिखाई देने लगा है। एक कह सकते हो कि मतलब लोग सभी जो इतने लीडर थे या तो मारे जा रहे थे या फिर भाग जा रहे थे। और ब्रिटिशर्स ने दूसरे तरीके भी निकाले कि जो लॉयल थे ब्रिटिशर्स के साथ में उनको रिवार्ड दिया, ठीक है ना। और साथ ही उन्होंने जो लैंड होल्डर्स है उनको अपना कंटिन्यू, उनको ट्रेडिशनल राइट्स जो थे उनके मिलते रहेंगे। ब्रिटिशर्स का पर्पस ये था कि किसी तरह कंट्रोल कर ले, ठीक है ना। तो कुछ लालच दिया, कुछ दबाव डाला, कुछ को कुचल डाला, इस तरह की नीति के साथ में वो चलते रहे। और जो भी इसके बाद में क्या है, ब्रिटिशर्स के साथ में जिन्होंने विद्रोह किया और सबमिट कर देते, अपने सरेंडर कर दे रहे थे, उनको ये कह रहे थे कि भाई ठीक है, अगर तुमने ब्रिटिश ऑफिसर्स को किसी को नहीं मारा है तो तुमको हम सेफ रखेंगे और तुम्हें जो राइट्स हैं वो भी मना नहीं करेंगे। और फिर भी इसके बावजूद भी हंड्रेड्स ऑफ सिपाही, रिबेल्स, नवाब्स, राजास वर ट्राइड एंड हैंग, ठीक है ना। बहुत सारे राजाओं को, सिपाही को, उनको फांसी का फंदे में लटका दिया गया। अब बात करते हैं कि लास्ट में क्या हुआ। द ब्रिटिश हैज रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859। जैसे कि मैं 1859 में ब्रिटिशर ने रीगेन कर लिया, ठीक है ना। जो भी कुछ खोया था टेरिटरी वो रीगेन कर लिया, टेरिटरी को वापस जीत लेते हैं। और बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज। अब उनको लगा कि भाई ये जो पहले वाली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये फेल हो चुकी है, अब इनके हाथ में शासन देना ठीक नहीं है। गिवन बिलो द इम्पोर्टेंट चेंजेस, वो कुछ चेंजेस लेके आए। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास ए न्यू एक्ट इन 1858। 1858 में एक नया कानून लेके आते हैं, ठीक है ना, ब्रिटिश की पार्लियामेंट पास करती है। अब ये कानून कहता है ट्रांसफर ऑफ द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। यहाँ पर क्या होती है, ये ब्रिटिश क्राउन के पास में ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर सारी की सारी ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक छोटी कंपनी है। ब्रिटिश क्राउन का मतलब वहाँ की सरकार के पास में, ब्रिटेन की सरकार के पास में पूरी पावर ट्रांसफर कर दी जाती है, राइट। वो पावर करने का, क्योंकि वो तो फेलियर हो चुकी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। किस लिए? इन ऑर्डर टू इंश्योर मोर रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन अफेयर्स, ताकि इंडिया के जो मैटर्स है उनको और ढंग से कंट्रोल किया जा सकते। ए नंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड। ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, मैंने जैसा कि बताया, एक ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर को सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बना दिया गया। अब उनके पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी थी गवर्नेंस ऑफ इंडिया, वो देश को संभालने वाले थे, अपने देश को। और उसकी काउंसिल दिया एडवाइस के लिए, इंडिया काउंसिल बोला गया। और वाइसराय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय। जो गवर्नर जनरल अभी तक होता था, ठीक है ना, गवर्नर जनरल को अब क्या कर दिया, वाइसराय का पोस्ट दे दिया। अब उनको वाइसराय बना दिया है, गवर्नर जनरल का प्रमोशन कर दिया है, ठीक है ना। तो ये मेजर्स थे जो मेजर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग द इंडिया। अब इंडिया के ऊपर ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल हो गया है, समझ सकते हो। ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। और जितने भी ब्रिटिश अपने रूलर थे इंडिया के, उनको ये एश्योरेंस दिलाया कि भाई अब तुम्हारी टेरिटरी हम फ्यूचर में नहीं छीनने वाले हैं। किसी तरह भी शांत करना था ना इंडियंस को, तो बोला कि दोबारा फ्यूचर में नहीं तुम्हारी छीनेंगे। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर हेयर्स।
अब ये भी कर दिया कि ठीक है भाई, तुम्हारा अगर अडॉप्टेड सन है, पहले अडॉप्टेड सन को नहीं उत्तराधिकारी मानते थे, बट फाइनली दे हैव डिसाइडेड अब कि भाई ठीक है, आप पास कर सकते हो अपनी किंगडम को, अडॉप्टेड सन को, एंड दे वर मेड टू एक्नॉलेज टू द ब्रिटिश क्वीन एज द सॉवरेन पैरामाउंट। अब देखो सारे एक काम हो गया अभी, लेकिन अब सबसे पैरामाउंट से किसके पास चलेगी? ब्रिटेन की पार्लियामेंट के पास में। ब्रिटेन की जो क्राउन है वो सबसे बड़ी सुप्रीम सरकार हो गई इंडिया के अंदर। अब बाकी सारे के सारे उससे सबॉर्डिनेट, ठीक है ना। ये ब्रिटिश क्राउन है, ये पैरामाउंट हो चुकी है अभी, ठीक है ना, इसकी पावर ज्यादा है। और जितने इंडिया के जितने भी रूलर्स हैं वो सब छोटे माने जाएंगे, ठीक है ना, ये सब छोटे रहेंगे और सारे किसके प्रति रॉयल रहेंगे? ब्रिटिश के प्रति, ठीक है ना, ब्रिटिश क्राउन के प्रति। तो डिसाइड किया गया प्रपोर्शन ऑफ द सोल्जर्स आर्मी वुड बी रिड्यूस। अब ये भी डिसाइड कर लिया कि भाई आर्मी के अंदर जो ब्रिटेन की आर्मी है उसमें जो सोल्जर्स है, इंडियन सोल्जर्स को कम किया जाएगा, इंग्लैंड से भी सोल्जर्स रिक्रूट करके लाए जाएंगे, क्योंकि अभी इंग्लैंड इंडियन सोल्जर्स का उनका भरोसा उठ चुका था। और साथ साथ में मुस्लिम के ऊपर तो बिल्कुल उठ चुका था। और साथ में उन्होंने कहा कि सिख ले सकते हैं, हम गोरखा लेंगे, लेकिन जो ये अपने और दूसरे स्टेट से नहीं लेने वाले, राइट। तो यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज्ड। Also decided that instead of recruiting soldiers of the अवध, बिहार एंड सेंट्रल इंडिया साउथ, भाई ना तो अवध से लेंगे ना फिर सेंट्रल बिहार से लेंगे, सेंट्रल इंडिया से लेंगे, ना साउथ से लेंगे, तो कहाँ से लेंगे? गोरखा, सिख और पठान्स को वो अपनी आर्मी में लेने वाले थे। द लैंड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम वॉज कॉन्फिस्केटेड ऑन ए लार्ज स्केल। मुस्लिम उनको दुश्मन लगने लगे थे, उनकी लैंड हो गया, प्रॉपर्टी है वो अब जब्त कर लिया गया। एंड दे वर ट्रीटेड विद द सस्पिशन एंड द हॉस्टिलिटी। अब उनको ब्रिटिशर्स मुस्लिम को शक की नज़र से देखने लगे। ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेबेलियन इन द बिग वे। और ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि मेन कारण यही है। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड द सोशल प्रैक्टिस ऑफ द